विच खाई जाओ, उसको रोला पाई जाओ, शोर मचाया जाए। ये लोग पहले भी एक एक करके मरते चले गए, अब भी ये लोगों के पांव के नीचे आके कुचले जाएंगे। अपने आप को हाकिम, अपने आप को जैसे इमरान साहब कहते हैं कि मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ। पंजाबी को मुल्क दुश्मन है तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता। पाकिस्तान में एक इक़्तिदार की तिकोन का एक कोना हमेशा से फौजी अशराफिया के पास रहा। हर दौर में इस तरह धमकियां मिलती रही और धमकियों पे अमल जामा भी पहनाया गया, जिससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। आज वो सिर्फ पंजाब की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की एक बड़ी लीडर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजादा उस्मान ताहिर, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान में मोहतरम इमरान नियाज़ी साहब तब्दीली सरकार के जो बानी हैं, वो आज फिर टेलीविज़न पर तशरीफ़ लेकर आए थे और उन्होंने बराह रास्त कौम की कालें ली और उनसे बातें की। हमेशा की तरह अपनी पसंदीदा कालें और सिलेक्टेड कालें, जिस तरह खुद वो सिलेक्टेड हैं, इसी तरह उन्होंने कालें ली और लोगों से बातें की। नाज़रीन, बड़ी ही अफसोस की बात है कि कोई एक ऐसी कॉल उनको रिसीव नहीं हुई कि किसी ने ये कहा हो कि मोहतरम वज़ीर आज़म साहब के यहाँ भूख के मारे माँ बाप ने 4 बच्चों को अपने हाथों से मार दिया है। कोई एक कॉल ऐसी रिसीव नहीं हुई, किसी ने ये कहा हो कि मोहतरम इमरान नियाज़ी साहब पाकिस्तान का पूरी तरह आपने दरन तख्ता निकाल दिया है। ये इमरान खान साहब की सबसे बड़ी जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने की ये हरकत है, इस पे हमने आज खुसूसी प्रोग्राम रखा है। अवाम का हमने लिंक जो है वो ओपन पेज के ऊपर दे दिया हुआ है, कोई भी हमें ज्वाइन कर सकता है और अपना रद्द अमल इस प्रोग्राम के हवाले से दे सकता है। नाज़रीन, हमारे साथ इस टाइम मौजूद है मुमताज बिजनेसमैन, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून यूरोप, मोहतरम सईद शेख साहब और प्रोफेसर आला साजिद साहब पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद है, जो हमारे प्रोग्राम को लेकर आगे चलेंगे। लेकिन नाज़रीन, उसके साथ साथ आप सब लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जो आपका मौक़िफ़ है इस चीज़ के ऊपर, जो इमरान खान साहब वक्तन कौम से खिताब करने के लिए आ जाते हैं, बराह रास्त बात करने के लिए आ जाते हैं, आप उस पर अपना रद्द अमल दे सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। जी, गुफ्तगू करते हैं अपने मेहमानों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, वेलकम टू शो। आपका शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। प्रोफेसर साहब, आपका भी शुक्रिया सर। जी सर। जी, अपने प्रोग्राम का आगाज आप दोस्तों से करते हैं। ये फरमाइएगा सर, इस वक्त हमारा स्ट्रीम यार्ड का जो लिंक है हमने ओपनली दे दिया हुआ है, पेज के ऊपर हमारा स्ट्रीम यार्ड का लिंक है। मोहतरम इमरान नियाज़ी साहब तब्दीली सरकार के बानी आए दिन टेलीविजन पर आ जाते हैं। आज भी वो तशरीफ लेकर आए और उन्होंने बराह रास्त कालें ली लोगों की, और वही बातें, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, जब तक मैं जिंदा हूं मैं शरीफ खानदान को नहीं छोड़ूंगा। इंतकामी सियासत, इंतकामी आग उनके अंदर इस तरह भड़की हुई है कि 3 साल गुजरने के बावजूद उनको उससे निकलने ही नहीं होता। अवाम इस टाइम बुरे हाल है। रमजान शरीफ का महीना गुजर गया है, लोग ईद आ गई है, खुदकुशियां कर रहे हैं महंगाई की वजह से, लोग परेशान हाल है। और इमरान खान साहब अपनी खूबसूरती को लेकर टेलीविजन पर आकर ये बात कर रहे हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं शरीफ खानदान को नहीं छोड़ूंगा। और वो लोग जो लिफाफा बंद सहाफी हैं, उनके साथ बैठे हुए वो लोग जो है वो उनको कवरेज करके और उनकी वाहवाह कर रहे हैं। जी शेख साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। ये फरमाइएगा कि आप किस नजर से देखते हैं सर उनकी इस चीज को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपनी राय आवाम तक या दूसरों तक पहुँचाने का, और दूसरों का भी, दोस्तों का बहुत शुक्रिया, नाजरीन का और सामीन का। तो जहाँ तक ये टेलीफोन कॉल्स हैं, देखिए आजकल ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है आईटी जी, इससे आप कोई भी चीज मेड आप मन घड़त बना सकते हैं। जी, तो इस तरह की टेलीफोन कॉल्स या इस तरह की बातें, ये मेरे ख्याल से ये टोटली मन घड़त बातें हैं, क्योंकि इसका ये जाहिराना सबूत ये है कि अगर कोई ऐसी कॉल गई होती
तो जिस तरह अवाम महंगाई के तले दबे हुए हैं और इतनी परेशानी में हैं, इतनी कुर्बनाक जिंदगी गुजार रहे हैं, तो अवाम की कोई ना कोई ऐसी कॉल्स या कॉलें उनको जाती कि भाई हम भूख से मर रहे हैं, हम महंगाई से हमारा गुजारा औकात नहीं हो रहा और लोग खुदकशियां कर रहे हैं, मुल्क में बदअमनी और बेयकीनी की कैफियत है जी, और इंतकाम की आग इंतहा की तरफ जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की जब ये बातें हैं, ये सिर्फ तारीफी कलमात और ये तारीफी बातें, इस तरह की कॉलें वज़ीर आज़म साहब को नहीं जाती। जब आदमी किसी को कॉल करता है तो अपनी परेशानी के इज़हार के लिए करता है जी, कि जी मैं परेशान हूँ, मेरा मसला ये है, प्लीज मैं आपको कॉल करता हूँ, मेरे मसले को हल करें। क्योंकि अवाम तो इसलिए कॉल करती है ना, अवाम इसलिए अपने हुक्मरानों से या अपने बड़ों से रब्ता करते हैं कि हमें ये परेशानी है, इसका प्लीज हल निकालें। जी, तो मैं इस नुक्ते नजर से मैं देखता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि ये टोटली मनगढ़ंत बातें हैं, इसमें कोई सच्चाई की बात नहीं है। अगर कोई सच्चाई की बात है अभी तो कम से कम उसके प्रूफ लाए। ये इमरान खान साहब, ये उनके जो मीडिया सेल है, वो उन नंबर्स को, जिन नंबरों से कॉल्स आई हैं और किस मौजू पर बात हुई है, क्या सवालात हुए, क्या जवाबात हुए, फिर उन जवाबात और सवालात का हल क्या हुआ, जी, बात किस नतीजे पर पहुंची, ये सब कुछ ये वो फिर लाए ना मीडिया पर। ये अपना कम से कम जो अखबारात में ले आए, जो पेटेंट अखबारात हैं, जो जिनके ऊपर सेंसर है, वो मीडिया या वो अखबारात नहीं है जो सेंसर से फ्री हैं। क्योंकि जो मीडिया है ना, ये अपना बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक जो मीडिया सेल है, ये सेंसर से फ्री है। तो इसमें तो आप कोई भी बात कह सकते हैं, कोई भी बात लिख सकते हैं, कोई भी बात मनगढ़ंत झूठ लगा सकते हैं, लेकिन जो सेंसर जिन पर लागू है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, उन मीडिया पर या उन टीवी चैनल पर या उन अखबारात में ये सबूत है कि मुझे कौन सी कहाँ से कॉल आई, किस नंबर से आई, क्या सवालात हुए, क्या जवाबात हुए और उनका हल क्या निकाला गया। जी, जी, ठीक हो गया जी। शेख साहब, आला प्रोफेसर साहब, आप साजिद साहब, आप फरमाइएगा कि आप किस निगाह से देखते हैं इमरान खान साहब की जो आए दिन टेलीविजन पर आकर कौम को बेवकूफ बनाना है, उसको आप किस नजर से देखते हैं सर? सबसे पहले तो उस्मान भाई मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने वक्त दिया। देखिए, वो टीवी पे आते हैं और कहते हैं कि भाई मैं अपनी 2.5 साल 3 साल कारकर्दगी पर मुझे बड़ा फख्र है जी। चले मान लेते हैं कि आपको आपकी कारकर्दगी पर फख्र है, लेकिन देखिए हम कुछ चीजें आपसे ही पूछना चाहते हैं। पूरी कौम सुन रही है, जो उनके सपोर्टर्स हैं वो भी सुन रहे हैं, जो मुखालिफिन हैं वो भी सुन रहे हैं। देखिए, आप इस कारकर्दगी पर खुश हैं। आप कहते थे कि मैं भाई जब इक्तदार में आऊंगा तो मैं किसी को एमनेस्टी नहीं दूंगा। तो खान साहब आपने तो एमनेस्टी दे दी। आप खुद कहते थे कि मैं जब इक्तदार में आऊंगा मैं वजीर आजम हाउस को लाइब्रेरी बना दूंगा, गवर्नर हाउस पे मैं बलडोजर फेर दूंगा। क्या आपने नहीं कहा था? आपने कहा था। ये आपकी कारकर्दगी है कि आप इस पर खुश हैं। आप कहा करते थे कि भाई मैं कमर्शियल फ्लाइट्स पे सफर करूंगा। तो आप क्या करते रहे? कौम आपसे पूछना चाहती है। देखिए, हम कोई तनकीद बराए तनकीद नहीं कर रहे। जो खान साहब कहते रहे हैं हम उन्हीं की बातों को उनको याद दिला रहे हैं। आप कहते थे कि भाई मैं बड़ी एक मुख्तसर सी काबीना रखूंगा और मुल्क पर जो बोझ है वो कम करूंगा। तो खान साहब आपने क्या किया? ऐसा कोई सवाल आपसे फोन पे लोग क्यों नहीं पूछते? आप क्या नहीं कहते थे कि भाई जिस पे इल्जाम होगा, जिस पे कोई केस होगा, मैं उसको वजीर मशीर नहीं रखूंगा। आपने ये मलक मकसूद हैं, नसार गुल साहब हैं, परवेज खटक साहब हैं, नदीम बाबर साहब हैं, जहांगीर तरीन साहब हैं, जुल्फी बुखारी हैं, फैसल वाडा है, फरदौस आशिक है, चौधरी बरादरान है, सरवत चौधरी है। भाई ये सारे तो आपकी कबीना में, और ये सारे वो हैं कि जिन्हें आप कभी करप्ट कहते रहे और आज आपके वो वजीर मशीर है। ऐसा कोई सवाल आपसे फोन पर कोई क्यों नहीं पूछता है? आप नहीं कहते थे कि एमकेएम कातिल है, मैं ही आप इनके खिलाफ अदालतों में केस करते रहे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब आप फरमाते हैं कि भाई इनसे जैसा कोई नफीस आदमी ही कोई नहीं। ऐसा सवाल आपसे फोन पे लोग क्यों नहीं पूछते हैं? अच्छा, आप कहते थे कि भाई महंगाई बढ़ जाएगी
और अगर महंगाई बढ़ी तो समझ लो कि भाई प्राइम मिनिस्टर जो है वो चोर है। भाई गरीब की कमर टूट गई, 2 वक्त की रोटी में असर नहीं। आपसे लोग ये सवाल क्यों नहीं पूछे हैं? जी मैं आपकी बात करता हूँ। हमें इस वक्त लाहौर से एक नौजवान है, उन्होंने ज्वाइन किया है। मोहतरम इनका नाम है जनाब अब्दुल कादर साहब। अब्दुल कादर साहब, आप किस निगाह से देखते हैं सर पाकिस्तान में जो आज वजीर आजम साहब ने लोगों से गुफ्तगू की है, सर जरा क्या कहना चाहेंगे आप सर? हेलो जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी अब्दुल कादर भाई, आवाज नहीं आ जी आ रही है। आप किस निगाह से देखते हैं सर, आवाज आपके वजीर आजम ने आज अवाम की कॉलें ली है, जनाब जायरात माफ की है, क्या कहना चाहेंगे आप? अब्दुल भाई ये तो बड़े नियाती साहब हैं। हेलो जी बोले सर, बोले। बोले सर, बोले। ये तो सबसे नालायक काम है। आवाज आ रही मेरी? जी सर आप बोले, प्लीज आप बोले। हेलो भाई आप बोले, आप क्या कहना चाहते हैं, आप बोले। आवाज कट रही है सर आप बोले, आपकी आ रही है, आप बोले। भाई आपकी आवाज नहीं होने जा रही। मेरे ख्याल से उनकी वो नेट की प्रॉब्लम है सर कोई। अब्दुल कादर भाई आप दोबारा डिस्कनेक्ट करके आए, अपना मौका बताएं सर। जी आगा साजिद साहब, आप अपनी बात को जरा कंटिन्यू करें सर। जी सर क्या कह रहे थे सर आप? जी मैं बात कर रहा था कि ऐसा सवाल कोई क्यों नहीं, मतलब लोग 22 करोड़ की पॉपुलेशन है, हमारे पढ़े लिखे लोग भी हैं, ऐसा सवाल कोई आपसे क्यों नहीं पूछता कि भाई वो आपसे पूछे कि भैया आप तो कहते थे एमकेएम जो है वो एक कातिल है, एमकेएम बताओ है, आज कहते हैं कि उससे नफीस आदमी कोई नहीं। फिर आप ऐसे सवाल लोग क्यों नहीं पूछते कि भाई ये आटे के लिए, चीनी के लिए मर्द, खवातीन, बच्चे धूप में, शदीद गर्मी में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। जी। तो आप इस कारकर्दगी पर आपको फख्र है, आप इस कारकर्दगी पर बड़े खुश हैं। 10 इलेक्शन हुए हैं, 9 आप हार गए हैं, इस कारकर्दगी पर आपको बड़ा फख्र है कि आप टीवी पे आ रहे हैं। महंगाई बढ़ गई है, आपको मैं दादोशुमार दूं कि हर हफ्ते 16% महंगाई में इजाफा हो रहा है, ये आपकी कारकर्दगी है। भाई आप इस पे बड़े खुश हैं। आपको ऐसा सवाल कोई क्यों नहीं पूछता है कि गुर्बत बढ़ गई, बेरोजगारी हो गई, बिजली, गैस, साफ पानी लोगों को मुयसर नहीं है, और तलीम की हालत, मैं अभी फिगर्स की बात करूंगा, उसके ऊपर ज़री शोबे के हवाले से भी बात करूंगा। तो ऐसे सवाल आपसे कोई लोग क्यों नहीं पूछते हैं? मतलब देखें, आपने कहा था कि मैं जी 50 लाख घर दे दूंगा, और तो आपको पता है कि अरबों रुपए सिर्फ इश्तिहारात के ऊपर आप खर्च कर चुके हैं। ऐसा सवाल आपसे कोई क्यों नहीं पूछता है? आप कहते थे भाई 1 करोड़ नौकरियां दे दूंगा, 1 करोड़ 40 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं, ऐसा सवाल आपसे कोई क्यों नहीं पूछता है? तो उस्मान भाई देखिए, ये जो बातें हैं, देखें मैं आगे चलूं, आप कहते थे, आपने देखिए बुनियाद रखी इंसाफ के ऊपर, तहरीक इंसाफ की। तो आप देखिए सानिया साहिवाल के साथ क्या हुआ, मोटरवे पे खातून के साथ क्या हुआ, आपसे ऐसे सवाल। एक मिनट, जितने भी दोस्त हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं, कोई भी दोस्त अपना मौका देना चाहे इमरान खान साहब की इस जो कौम के साथ वो टेलीफोन लाइन पर है, वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वीडियो के ऊपर स्ट्रीम यार्ड का लिंक है, आप उसको क्लिक करके हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, अपना मौका दे सकते हैं। जी आगा साहब। जी तो मैं कह रहा था कि आपने अपनी तहरीक इंसाफ जमायत की जो बुनियाद है वो तो इंसाफ के असूल पर रखी। तो आपकी हुकूमत में सानिया साहिवाल को ले लीजिए, अभी चंद दिन पहले की बात है, मोटरवे पे
खातून के साथ जाती हुई, क्या इंसाफ उनको मिल सका? ऐसी बीसियों सैकड़ों मसाले हैं, ऐसे सवाल लोग आपसे क्यों नहीं पूछते हैं? आप देखिए कंटेनर पे 126 दिन वहां पे धरना दिया, बार बार कहते रहे भाई मैं, और लोगों और बड़े खुशनुमा नारे दिए कि मैं तो भाई कर्जा ही नहीं लूंगा, मैं तो जी अगर कर्जा लूंगा तो मैं खुद से बेहतर है खुदकुशी कर लूं। तो आप खुद ही थाईलैंड चले गए, आप वहां से जाके आपने कर्जे के लिए अप्लाई किया, और आप देखिए कि 61 सालों में मैं फिगर्स देख रहा था उस्मान भाई कि 6000 अरब रुपए कर्जा लिया गया है, लेकिन इन 3 सालों में 12 से 13,000 अरब रुपए कर्जा ले चुके हैं खान साहब। ऐसा सवाल कोई इनसे कोई पूछता? देखिए आप कहते थे कि भाई मैं तो कभी किसी की ना किसी फौजी की डिक्टेशन लूंगा, ना किसी आर्मी इदारे की डिक्टेशन लूंगा। अभी क्या हो रहा है? आप देखिए हर हफ्ते बिजली, गैस, तेल, यहाँ तक के मैं दादोशुमार देख रहा था, मीटर रेंट जो है और गैस टैरिफ का है, उसमें भी उन्हीं के कहने पे जो है वो इजाफा कर दिया जाता है। तो कोई ऐसे सवाल आपसे कोई क्यों नहीं पूछता है? तो ये सारी चीजें शकूक में मुब्तला कर देती है कौम को। इसी वजह से तजिया निगार, सहाफी लोग और पढ़े लिखे लोग कहते हैं भाई आप सिलेक्टेड हैं और सिलेक्टेड कॉल्स रिसीव करते हैं। ऐसे सवाल आपसे कोई क्यों नहीं पूछता है? देखिए आप चले इस बात पे आ जाए। देखिए उस बात भाई आप इस बात पे आ जाए कि आपने कहा कि भाई नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया गया, मुझे जेली रिपोर्टें दी गई, मान लिया जेली रिपोर्टें दी गई, तो क्या आपने उन महकमा सेहत के किसी वजीर, किसी मशीर, किसी अहलकार के खिलाफ कोई कार्रवाई की? क्यों नहीं कार्रवाई की? लेकिन कौम ऐसे सवाल जानना चाहती है, पूछना चाहती है, और कौम का हक है कि वो आपसे ये सवाल जो है वो पूछे। फिर आप, मुझे याद है जी उस्मान में, आप मुझे याद है जी, मुझे याद है कि हम कंटेनर पे उनकी तकारीर सुना करते थे और बड़े उससे मुतासिर भी होते थे। जी मैं बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स लेके आऊंगा, बाहर से पैसा आएगा, शेख साहब जैसे लोग जो है वो करोड़ों डॉलर पाकिस्तान में भेजेंगे। तो आप देखिए कि ऐसे खुशनुमा नारे हम सुना करते थे और बड़े मुतासिर भी होते थे। तो आप अभी तक कौम को अंडे, कटे, बच्चे, इससे बढ़कर कोई एक मेगा प्रोजेक्ट नहीं दे सके। कौम आपसे ऐसे सवाल क्यों नहीं पूछती है? ठीक है ना, वो कहते थे ना कि मैं 2-3 अरब डॉलर, इनके एक वजीर थे वो कहा करते थे 2 अरब डॉलर उसके मुंह पे मारेंगे, उसके मुंह पे मारेंगे तो ये होगा। किधर के वो पैसे, किधर गया वो पाकिस्तानी पासपोर्ट, किधर गई वो आवाम? गुर्बत की 80% से ज्यादा जो पब्लिक है वो गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है, बेड़ा गर्क हो गया है जी। तो देखिए ऐसा सवाल मेरे ज़हन में बहुत से सवाल आ रहे हैं। जब आपने मुझे कहा ना कि अगर साहब मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, शेख साहब का भी इसमें मौका मजीद ले लेते हैं। हमें बहुत बड़ी तादाद में इस टाइम लोग देख रहे हैं। सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें ताकि इमरान खान साहब तक जो है ये मैसेज जाए कि अवाम का क्या रद्द अमल आया है आपकी जो आपने बराह रास्त कॉल ली है उसके हवाले से। आगा साजिद साहब हमारे साथ मौजूद है, सईद शेख साहब हमारे साथ मौजूद है। शेख साहब बताइएगा जरा, हमें दोस्त भी ज्वाइन कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने जो ये बात की है जब तक मैं जिंदा हूँ मैं शरीफ खानदान को नहीं छोड़ूंगा, ये इंतकामी जो एक उसके अंदर आग है ये कब खत्म होगी? जी गुजारिश ये है कि अगर हम ये इस मौजूदा हुकूमत का सियासी और पार्लिमानी जायजा लें तो एक बात बहुत वाज़ेह नजर आती है कि जैसे जैसे हुकूमत की मकबूलियत महदूद होती जाती है वैसे वैसे मुहब्बे वतन सियासतदानों के खिलाफ NRO और बेबुनियाद इल्जामात का प्रोपेगेंडा तेज 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 तर कर दिया जाता है जी। तो इस तरह से ये चीज साबित होती है कि इमरान खान और या मौजूदा हुकूमत टोटल नाकाम हो चुकी है। जब आदमी नाकाम होता है तो अपनी नाकामी को कबूल करने के बजाय दूसरे पर इल्जामात थोप देता है, क्योंकि इल्जामात लगाना आसान होता है लेकिन किसी अच्छे काम को अपने पाया तकमील तक पहुंचाना उसके लिए काबिलियत
अच्छी जहनीत, अच्छा तजर्बा, तालीम, इंसानों में बैठकर इंसानों की तरह बात करने के तौर तवार होने चाहिए। जी जब तक ये हुकूमत में वो चीज़ों की कमी है तब तक ये हुकूमत की मकबूलियत महदूद होती जाएगी, और तब तक इनका प्रोपेगेंडा NRO नहीं दूंगा, शरीफ खानदान को जी नहीं छोड़ूंगा, ये बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा, बिल्कुल ऐसे हाँ, ही। ये बिल्कुल बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है। इस तरह आप देखें कि जब कोई भी आदमी बिजनेस करता हो या स्टडी करता हो या सियासी निज़ाम चलाता हो या हुकूमत में हो या अफसरान बाला में हो, जब वो जी अपने काम को, अपनी ड्यूटी, अपने फ़राइज़ को पाया तकमील तक पहुंचा रहा होता है, तो उसके पास वो टाइम नहीं होता कि वो मुखालफिन की मुखालफत में लगा रहे, जी क्योंकि वो अपनी पूरी एनर्जी अपने मकसद को पूरा करने के लिए लगाता है। तब जब वो नाकाम होता है तो आप देखें, ये बचपन से लेकर बड़े बड़े 90 साल के बूढ़ों को भी देखें आप, पाकिस्तान से लेकर अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, वट एवर वेर एवर यू गो, जब भी इंसान नाकाम होता है अपनी नाकामी का इल्जाम हमेशा दूसरों पर लगाता है। ये उसकी सबसे बड़ी नाकामी की निशानी होती है। मैं समझता हूँ कि ये एक खुला सबूत है, ये एक इतराफ है इमरान हुकूमत की तरफ से कि हम नाकाम हो चुके हैं, और इस नाकामी के नतीजे में वो पाकिस्तान को दिवालिया कर रहे हैं। जी ये मुहब्बे वतनी नहीं है, ये शेख साहब, मुहब्बे वतनी ये नहीं है। ये फरमाइएगा, आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, यूरोप के अंदर आपका बहुत बड़ा सेटअप है। आप पाकिस्तान, इमरान खान साहब कहते हैं पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है, कुछ ऐसी कालें भी आई कि इमरान खान साहब आपका शुक्रिया कि हमारी इंडस्ट्री बड़ी जबरदस्त जा रही है, पाकिस्तान की मैशत जो बेहतर है। ये क्या, इस पे जरा रोशनी डालें शेख साहब। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को उनके वज़रा या उनकी कबीना, उनके लोग सही तरह गाइड नहीं करते, क्योंकि अभी इन्हीं के एक वजीर ने या इनकी कबीना के, वो शौकत तरीन है या क्या नाम है, क्योंकि अच्छा, मैं तो ये एक मिनट सर, माजरत से जितने भी दोस्त हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव हमारे प्रोग्राम में आना चाहते हैं, लिंक हमने नीचे दे दिया हुआ है, वीडियो के ऊपर भी लिंक है स्ट्रीम यार्ड का, उसको क्लिक करके आप आ सकते हैं, अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं इस चीज के ऊपर। शुक्रिया जी शेख साहब। तो मेरा ख्याल है इनका एक वजीर है शौकत तरीन, या बनने वाला है या बन रहा है, क्योंकि ये खबरें या न्यूज़ या इस तरह की चीज़ों में ये ज़्यादा मैं नहीं इन्वॉल्व रहता, तो मैंने सुना है या देखा उनका या कुछ चीज़ मैंने मेरी नज़र से गुजरी है कि उन्होंने खुद इतराफ़ किया है कि पाकिस्तान की इकानमी बिल्कुल ग्राउंड लेवल से भी नीचे चली गई है, और इतनी बयानगी की तरफ जा रही है कि उनको पता नहीं है कि वो हुकूमत का निज़ाम या इस वजारत को कैसे चला सकें। जब इनके वज़रा, इनके वज़ीर खजाना, इनकी कबीना ये खुद इतराफ़ करती है, तो ये किस मुंह से कहते हैं कि पाकिस्तान की इकानमी अच्छी जा रही है? भाई मैंने स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स दिखाई थी, मैंने पर्सनली ये दिखाई थी आपको, मेरा हाल फ्यू वीक्स गो या मे बी 2 मंथ्स गो, कि स्टेट बैंक ये खुद इतराफ़ कर रहा है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जीरो की तरफ जा रही है। जी जब आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो उनकी फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी। जब फैक्ट्री नहीं चलेगी तो मजदूर काम पर नहीं जाएंगे, तो बेरोजगारी तो ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी ना। जब बेरोजगारी बढ़ेगी, मुल्क आहिस्ता आहिस्ता दिवालिया होता जाएगा। ये मुल्क के साथ हमदर्दी नहीं है, ये मुल्क के साथ मुल्क दुश्मनी है। तो मैं अगर मैं इस जगह, किसी जगह मेरे पास इस तरह की कोई चीज होती तो मैं जनाब ये हुकूमत को ये कहता कि अल्लाह का वास्ता आपके लिए, ये 22 करोड़ अवाम की हालत पर तरस खाएं। आपने तो अरबों खरबों डॉलर बना लिए हैं जी, आपने इतना पैसा बना लिया है कि आप नेक्स्ट इलेक्शन सिर्फ पैसे के जोर पर जीतने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट इलेक्शन सिर्फ पैसे की बिना पर ये जीतेंगे, इसलिए ये चीनी माफिया को कंट्रोल नहीं कर रहे। मैंने 2-3 दिन पहले ये सर वो तो कहते हैं जंगीर तरीन को उन्होंने जिक्र भी किया है इसमें, लेकिन बात को गोल कर गए हैं सर। पहले कहते थे मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, इसका मतलब ये है कि उन्होंने वो पूरा काम अपना दिखा दिया हुआ है। वो कहते हैं मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा जो मुहब्बे वतन है। जी देखिए ना, आप इमरान खान साहब से पूछें कि जनाब आप ये तो एक वजाहत कर दें कि आप ये जब कहते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तो प्लीज थोड़ा सा ये भी वजाहत करके कि वो कौन से लोग हैं जिनको आप नहीं छोड़ेंगे। जी उन लोगों को जो मुहब्बे वतन है, जो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, जो मुल्क के लिए बैरून मुल्क रहकर भी पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की इकानमी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दुआएं कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं।
या उन लोगों को जो चीनी कादर माफिया साहब है। आपका नेट नहीं ठीक है, कादर साहब आपका नेट नहीं ठीक। जी 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 आप उन लोगों को छोड़ेंगे जो चीनी माफिया, उनको छोड़ देंगे। जो आटा माफिया है, जो महंगाई करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है जो लाखों टन 22 करोड़ अवाम में लाखों टन चीनी रोज इस्तेमाल होती है। आपको पता है लाखों टन का मतलब होता है कि अगर वो 30 रुपए किलो भी इजाफा कर दें तो कई अरब रुपए रोजाना ये चीनी माफिया के अकाउंट में जाते हैं। जब इतने अरब रुपए जाएंगे तो मेरे भाई वो क्या करेंगे इन पैसों का? वो क्या करेंगे? वो गैर कानूनी तौर पर आइंदा आने वाले इलेक्शनों में पैसे लगाएंगे। जी ये पीटीआई हुकूमत पर वो पैसे लगाएंगे। वो ब्लैक मनी जो अभी वो चीनी और आटे की महंगाई से अरबों रुपए जमा कर रहे हैं, वो लोगों को खरीदेंगे, वो सेनेटर को खरीदेंगे जनाब। तो पाकिस्तान का निजाम तो धर्म भरम करने को उन्होंने प्रोग्राम बना लिया। इस तरह दुनिया का निजाम नहीं चलता। इस तरह हो सकता है आपकी जाती जेब में पैसे जाते हों, लेकिन ये जाती जेब में भी पैसे ये दुनिया में रह जाएंगे। अगर वो रहेगी ना तो वो रहेगा जो जिस बंदे ने अच्छा काम किया मुल्क के लिए। जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। शेख साहब, आगा साहिब साहब आपकी तरफ आते हैं। सर ये फरमाइएगा कि बहुत से दोस्त को कोशिश कर रहे हैं हमें ज्वाइन करने की, लेकिन पाकिस्तान में पता है आपको नेट का बहुत मसला है। आगा साहब जो ये बात कहते हैं, इमरान खान साहब बार बार, आज भी उन्होंने अपने खिताब में ये फरमाया, बराह रास्त टेलीफोन कॉल जो एक फेक लेते हैं अपनी पसंदीदा कॉलें, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं शरीफ खानदान को नहीं छोड़ूंगा। सर ये एक वजीर आजम, ये जब भी अमेरिका में जाता है तब भी वो कहते हैं मैं वजीर आजम को नहीं छोड़, नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा, शरीफ खानदान को नहीं छोड़ूंगा, मैं इसका एसी उतार दूंगा। ये इसे हर टाइम क्यों इसके सर के ऊपर जो है वो शरीफ खानदान सवार रहता है इसके सर के ऊपर? जी उस्मान भाई, मैं इसी तरफ आता हूँ। एक शेर पंजाबी का मैंने पूरी नज़म लिखी थी, तो वो किसी दिन आप कहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। उसका एक शेर है कि ओ छड़ दे जुल्म दिया यारियां, कुछ रहन दे इस मुल्क दिया बूहे ते बारियां। तो ये एक शेर है उसका, मैंने आपको सुनाया है कि देखिए आप ये नारा लेके आए थे कि भाई नैब आजाद होगा और हम एहतसाब करेंगे, हमें कोई इतराज नहीं, भैया आप एहतसाब करें, लेकिन आप भाई केपीके में एहतसाब क्यों बंद है? अब वहां पे आप एहतसाब क्यों नहीं कर रहे? केपीके में एहतसाब का दरवाजा क्यों बंद कर दिया गया है? नैब, आप कहते थे नैब आजाद होगा, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और नैब को बंद कर देना चाहिए। अब आप खुद कहते रहे हैं कि भाई किसी पे कोई सियासी मुकदमा नहीं बनाएंगे। आपने उस्मान भाई 1200 के करीब रेफरेंस बनाए गए हैं, लोगों को जेल में फांसी की चक्कियों में रखा गया है। शहबाज शरीफ को पकड़ लिया, नवाज शरीफ को पकड़ लिया, मरियम नवाज को पकड़ लिया, ख्वाजा साद रफीक को पकड़ लिया, एहसन इकबाल साहब को पकड़ लिया, ख्वाजा साहब भी अंदर है, और भी बहुत से लोग सैर तफरी जेल की कर रहे हैं। ओ भाई सर लिंक मैंने जो आपको सेंड किया है वही लिंक होता है आने वाला। आपका नेट प्रॉब्लम कर रहा है, आपका नेट ठीक तरह नहीं चल रहा, जिस वजह से आप बात नहीं कर पा रहे। आपका कोई सवाल वगैरह कोई ऐसा है तो आप वैसे लिख के कर सकते हैं। आपका नेट जो है ना वो प्रॉब्लम कर रहा है सर। जी सर, जी आगा साहब, जी सर। तो आप एहतसाब करें, किसने आपको रोका है? भाई आप नवाज शरीफ को भी पकड़े, आप जरदारी साहब को भी पकड़े, आप एहसन इकबाल साहब को भी पकड़े, सबको पकड़े, शहबाज शरीफ साहब को भी पकड़े, लेकिन आप ये जो मोहतरम हैं, जहांगीर तरीन साहब हैं, जुल्फी बुखारी साहब हैं, फैसल पांडा साहब हैं, फरदौस आशिक साहब हैं, चौधरी बरादरान हैं, परवेज खटक साहब हैं, नदीम बाबर साहब हैं, ये सरवर चौधरी साहब हैं, ये जो बड़े बड़े जिनके नाम आए हैं बाकायदा कमीशन ने दिए हैं भाई कि ये शुगर माफिया और आटा चोरी में मुलव्वस है, मास्क चोरी में जो लोग मुलव्वस हैं, भैया आप उनको भी तो पकड़े। देखिए इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। आप एहतसाब करें, किसने कहा कि आप एहतसाब न करें, लेकिन सिर्फ जाती अदावत की बुनियाद पर और जाती अना की बुनियाद पर किसी पे जुल्म करना। आप देखिए कि आशियाना केस हो गया और बहुत से केस आए, क्या किसी एक केस में उस्मान भाई कोई करप्शन साबित हुई? क्या अदालत ने कहा देखिए नवाज शरीफ साहब को सजा हुई, उन्होंने कहा जी कामे की बुनियाद पर सजा दी गई, क्या उन्होंने कहा कि हमने और लिखा कि करप्शन नहीं हुई? तो आप 3 साल से
आप एक ही रेट लगाए जा रहे हैं, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। भाई आप जब उन पे कोई करप्शन साबित नहीं हुई है, कोई केस साबित नहीं हो सका है, तो फिर ये तो एक जाती ना है, ये कब तक आप ये वो बयानियां चलाएंगे। वो मुझे एक लतीफा याद आ रहा है, मैं आपको एक लतीफा सुनाऊं, थोड़ा सा माहौल बदले। वो किसी ने एक बकरी रखी हुई थी, तो उस्मान भाई उसने पेट्रोल पी लिया। अब बकरी जो है वो घूमती जाए, चक्कर लगाती जाए। वो लोग बड़े परेशान हुए, उन्होंने कहा यार ये तो चक्कर लगाती जा रही है, इसका चक्कर लगाना बंद ही नहीं हो रहा। तो किसी सियाने के पास चले गए, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, इसने पेट्रोल पी लिया, जब पेट्रोल खत्म होगा तो खुद ही रुक जाएगी। तो अब ये भाई पेट्रोल कब खत्म होगा, ये किस्सा का कहानी जो है ये तब खत्म होगी। तो ये पेट्रोल पिया हुआ है, ये पेट्रोल खत्म होगा तो ये जो नवाज शरीफ साहब के साथ और उनकी फैमिली के साथ ये जो जुल्म सितम की दास्तानें हैं ये भी दम तोड़ जाएंगी। आप शेख साहब बात कर रहे थे। जी आगा साहब प्लीज आप फेसबुक के नीचे कमेंट्स करें, आपका कमेंट्स जो है वो स्क्रीन के ऊपर लेकर आएंगे और इंशाल्लाह ताला प्रोफेसर साहब से इसका जवाब लेंगे। तो आगा साहब थोड़ा सा ये फरमा दीजिए, वाज़ह कर दीजिए कि अभी इस हुकूमत ने कौन सा पेट्रोल पिया है या कौन सा पेट्रोल उन्होंने सूंघा है। देखिए जी, पेट्रोल तो वो वही पिएंगे ना जो उसको पिलाया गया है। तो देखिए जो उसको पिलाया गया है, जो पिलाने वाले हैं उन्होंने उसको जो पेट्रोल पिलाया है या डीजल पिलाया है, वो अब मेरा ख्याल है कि उसका असर जो है वो खत्म हो चुका है। तो बस ये वो चराग जब बुझने लगता है वो बात होकर बात करते हैं मोहतरम इमरान नियाज़ी साहब, वो वजह क्या है सर? कोई कारकर्दगी तो उनकी है नहीं। 3 सालों में पूरा पाकिस्तान की मुआशरत का, सियासत का दरम तख्ता निकाल के इतने पुरसकून होकर वो बैठ के लोगों से बेशक अपनी पसंद की गालें लेते हैं, लेकिन सर वो क्या माजरा है सर, वो क्या वजह है, इस पे जरा रोशनी डालें। और शेख साहब एक दोस्त है जी, उन्होंने मैसेज किया आपके लिए, आप इसका जरा रिप्लाई कीजिएगा, आप नोट कर लें इसको। जी प्रोफेसर साहब। जी उस्मान भाई, देखिए कि ये तो अब हकीकत है, ये डटी छिपी बात नहीं है कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत है, आप उसे तो लूली लंगड़ी जमहूरियत ही कह सकते हैं। पाकिस्तान में जो खान साहब की हुकूमत लाई गई थी, ये तो कोई मतलब पोशीदा बात नहीं है कि इसको लाने वाले कौन थे। तो जाहिर है कि जब तक वो उनके साथ हैं, उनकी पुष्ट पर हैं, जब तक उनको सपोर्ट हासिल है, और जो एक्सरसाइज की गई थी जिस हवाले से उनको नवाज शरीफ साहब का जो है मीडिया ट्रायल किया गया, उन पर केसेस बनाए गए, तो ये सारा एक प्लान था। तो अभी जाहिर है कि मैं समझता हूँ कि अभी वो लोग इनकी पुष्ट पर हैं, और इनकी खुद एतमादी की सबसे बड़ी वजह उस्मान भाई वही लोग हैं जो इनको लाए हैं। वरना और कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं है। मैं कारकर्दगी के हवाले से बात कर रहा था, तो वो भी इंशाल्लाह बात होती रहेगी। तो लेकिन मैं ये कहूँगा कि इनकी जो खुद एतमादी है या जो कॉन्फिडेंस है जो आप देख रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह वही है कि जो इनको लाने वाले थे वो इनकी पुष्ट पर हैं। और जी सर, सऊदी अरब के मुतल्लिका एक सवाल लिया है जनाब शेख साहब, आपने वो नोट कर लिया सर? नहीं सर, कौन सा सवाल है? मैंने तो देखा। जरा करीबी से देखिएगा, ये दोस्त है जी लाहौर से, कोई पूछना चाह रहे हैं कुछ, आप देख पा रहे हैं सर? जी मुझे नजर नहीं आ रहा है, आप सवाल पढ़ दें। जी हाँ, वो मैंने पढ़ा जी कि वो अपना कदीर नासिर साहब ये पूछ रहे हैं कि क्या इमरान खान नियाज़ी ये बता सकते हैं कि सऊदीया से कितना चंदा मिला, जितनी ज़कात मिली? जी हाँ, तो ये सवाल है उनका कि कितना चंदा मिला, कितनी ज़कात मिली सऊदीया से उनको। वो कह रहे हैं कितनी ज़कात मिली। हाँ, तो इस पे क्या कहेंगे आप शेख साहब? ये जनाब शर्म का बायस है। देखिए ये ज़कात हमेशा उनके लिए होती है जो बिल्कुल इंतहाई मुस्तहिक लोग होते हैं जी। और ज़कात मेरे ख्याल से एक मुल्क दूसरे मुल्क को नहीं देता है, पर्सनली होती है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने पर्सनली ज़कात का इशारा किया ये अपना नसीर कादर साहब ने।
या कदीर नासिर साहब ने, एक पर्सनली उन्होंने ये थोड़ा सा इशारा दिया है कि इमरान खान साहब जाती ज़ुकात लेकर वहां से आए हैं, कोई मुल्क के लिए नहीं गए थे। इमरान खान साहब मुल्क की खातर नहीं गए। कि मैं समझता हूँ शहजाद साहब के वो एक शेर के तौर पर भी कहते हैं ना कि मैं ये कैसे मान जाऊं कि वो दूर जाके रोए जी। तो ये कैसे आदमी मान सकता है, कोई आदमी इतना मुहब्बे वतन हो, इतना मुखलस हो कि वो सऊदी अरब में जाए, सऊदी हुकूमत से बातचीत करेगा पाकिस्तान की फलाह के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। ये तो हो ही नहीं सकता ऐसा आदमी ऐसी को बात करे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, जिस आदमी ने सिर्फ एक ही रटा लगाया, NRO नहीं दूंगा, इनको पकड़ूंगा। ये वो तो रटा ही सिर्फ उसके तो जाती झगड़ा मुल्क के साथ। उसका एक और चीज ऐड कर ले, एक और दोस्त है उन्होंने मैसेज किया व्हाट्सएप पर, वो कह रहे हैं जी आर्मी चीफ का और इमरान खान का इकट्ठे जाना और पहले जाके आर्मी चीफ का उधर जाना और बाद में इमरान खान, ये क्या सीन है, इसकी क्यों जरूरत पेश आती है कि जहां भी दौरे पे जाना होता है पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाते हैं, उसके बाद इमरान खान साहब पहुंचते हैं। हाँ, ये भी एक लम्हा फिक्रिया है, ये इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च होनी चाहिए। और इसके बारे में जो रिसर्च है वो मेरे ख्याल से एक गैर सियासी तरीके से इसकी रिसर्च होनी चाहिए, इसकी छानबीन होनी चाहिए अच्छे तरीके से कि वो ऐसी क्या बात है, ऐसे क्या राज हैं, ऐसी क्या चीजें हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमेशा पहले से जाते हैं और बाद में इमरान खान साहब वहां तशरीफ लेकर जाते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से इस तरह ही है जिस तरह ये गांव में कोई झगड़ा नहीं होता है तो कोई बंदा नाराज होता है एक चौधरी दूसरे चौधरी से, तो वो कहता है पहले ना कहता अच्छा यार तो इंज कर, तू जाके ना पहला चौधरी का मूड शूड तो वेखते सही कि जे चौधरी साहब का मूड ठीक होया तो मैंने कॉल करी, मैं भी आ जाऊंगा जी। ये तो मेरे ख्याल से कि ये इनकी नाहलियत की और इनकी मुल्की सतह पर ये इनकी कमजोरी की एक निशानी है कि ये अपने मुल्क को अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते, इनमें ये अहलियत नहीं है। तो इससे पहले एक अपने बंदे को भेजते हैं कि जाके तेरा हालात हलूत देख के दस जी। तो मैं तो यही समझता हूँ, क्योंकि मैं तो थोड़ा सा ये जाहिर है कि मैं कस्बे गांव का रहने वाला हूँ, जटकी बातें भी करता हूँ, तो चार यूरोप में लाइफ तो गुजरी है, लेकिन ये जटकी बातें भी जो अटकी हुई है ना ज़हन में, वो उनकी भी एक हैसियत है बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ ये मैंने तो यही अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये इसमें नाहियत की एक। आगा साहब आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं इस चीज के ऊपर कि जो दौरा सऊदी अरब हुआ है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? ये बड़ा जबरदस्त उन्होंने कॉल किया है, दोस्त हैं जी बड़े प्यारे वहां से रावलपिंडी से, उन्होंने मैसेज किया है क्या जरूरत पेश आती है, क्यों आती है कि आर्मी चीफ जो है वो जहां भी मोहतरम इमरान न्याजी साहब ने जाना होता है उससे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाते हैं और उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब जाते हैं, क्या कहेंगे सर आप? जी उस्मान भाई देखिए ये अंडरस्टूड है कि कोई भी मुल्क जैसे बेशमूल पाकिस्तान वो तभी तरक्की करता है जब उसके इदारे मजबूत होंगे, लेकिन जब आपके इदारे तबाह हो जाए, जब आपकी वजारत खारजा नाकाम हो जाए, खारजा पॉलिसी तबाह हो जाए, तो फिर जाहिर है कि वही लोग आपके सारे मामलात को चलाएंगे जो जिन्होंने आप पे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। अगर सर उस्मान साहब आपको सलाम दे रहे हैं सर लाहौर से, वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं, आप बात कंप्लीट कर लें सर पहले। जी सर। जी तो मैं कह रहा था कि जब आपकी खारजा पॉलिसी तबाह हो गई, चाइना आपसे नाराज हो गया, सी पैक पे आपने फ्रीज कर दिया, यूएई आपसे नाराज हो गया, सऊदी अरब भी नाराज हुआ, उसकी काफी वजूहात है। तो देखिए जब आपकी खारजा पॉलिसी ने काम है, इसका एतराफ आप भी बरमला आपके कुछ लोग जो है ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स में भी करते रहते हैं, तो फिर जाहिर है जब देखिए सिर्फ खारजा पॉलिसी नहीं है उस्मान भाई, मैं ये दादोशुमार लेके बैठा हुआ हूँ, आप तालीम को ले लीजिए, आप ज़राअत को ले लीजिए, आप साफ पानी के मसले को ले लीजिए, मतलब आप हॉस्पिटल्स को ले लीजिए, कौन सा आप ये एक्सपोर्ट की भी बात हो रही थी, शेख साहब बात कर रहे थे। देखिए मेरे पास फिगर्स थे कि पिछले जो 3 साल है उसमें एक्सपोर्ट पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो कम हो गई है। आप देखिए मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा, आप देखिए खसारा जो है वो 2.5 खरब रुपए से ज्यादा हो चुका है। पहले सिर्फ पिछले 2 साल में 2.5 खरब रुपए से ज्यादा का खसारा हो चुका है। हर 15 दिन के बाद आप कीमत बढ़ा रहे हैं। देखिए टैक्स कलेक्शन जो है उस्मान भाई, आपकी टैक्स कलेक्शन 1.5 खरब रुपए कम हो गई है।
ठीक है, आप 14-15 हजार अरब रुपए कर्जा ले चुके हैं, तो हर तरफ तो तबाही बिछी हुई है। आप 2017 में देखें, अगर आपके पास मैं वक्त लूंगा थोड़ा सा, 2017 में आप देखिए कि जब मियां साहब के दौर में जीडीपी जो है 5.7% था, अब आपका 0.4% पे है। 35 लाख लोग बेरोजगार थे, अब आपके 1 करोड़ तो 40 लाख 30 लाख से ज्यादा लोग जो है वो बेरोजगार। डॉलर आपका 116 का था, अब आपका 161 रुपए का हो गया हुआ है। आप देखिए, आपने जो टैक्स एग्जेम्पशन दी थी वो 2017 में 541 बिलियन की थी, अब आपने 1475 बिलियन रुपए की टैक्स एग्जेम्पशन आपने दी है। तो देखिए रेवेन्यू कलेक्शन को देख लें, आपने जो रेवेन्यू कलेक्शन किया था वो 3760 बिलियन था नवाज शरीफ के दौर में आखिरी जो है, अब हुआ है सिर्फ 300 बिलियन रुपए। तो ये सारे अदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं कि आपने कोई चीज छोड़ी नहीं है, आपने तबाही और बर्बादी मचा दी है। तो यही हमारी खारजा पॉलिसी का भी हुआ है। तो जब नाअहल लोग आपने रखे हुए हैं, जो नाअहल हैं, जिनके आने का कोई मकासद जो थे वो वाज़ेह थे कि वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं थी, वो तो एक ढोंग था, उसी वाले से वो लोग आए और उनको अब देखिए ना आपने टीम क्या बनाई। किसने कहा था कि भाई अब आपसे कोई ऐसा सवाल क्यों नहीं को पूछता कि भैया आप एक अच्छी टीम बनाते, आप अच्छे लोग लेके आते। 22 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान में, बड़े बड़े काबिल लोग हैं, फॉरेन में इतने काबिल लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, ताजिर पेशा हज़रात हैं, जैसे शेख साहब हैं, माशाल्लाह कारोबारी लोग हैं, ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो अपनी फील्ड में बड़े एक्सपर्ट हैं। आपको भाई किसने रोका कि आप दयानतदार, ईमानदार, साफ शफाफ और जिन्होंने जिंदगी में कामयाबी हासिल की है उन लोगों को लेके आए, एक टीम बनाए, मुल्क के लिए काम करें। हम सब आपको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जब आपने ये सारे चोर चक्के इकट्ठे कर लिए जो सारे नैब को मतलूब थे, जो सारे के सारे जो है वो 2 नंबर थे, अब आप कहते हैं मैंने वही इनसे नया पाकिस्तान बनाना है, तो नया पाकिस्तान कैसे बनेगा? तो ये सिर्फ वजारत खारजा अमूर का मसला नहीं है कि आर्मी चीफ साहब वहां चले जाते हैं। मैं तो कहूंगा कि चलो मेहरबानी है आर्मी चीफ साहब की कि वो चले जाते हैं कि चलो यार ये ही कोई इनका सिलसिला थोड़ा सा चल जाए, तो ये तो हालात हो गए हुए हैं, तो मैं इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूँ। आगा साहब बिल्कुल दुरुस्त है जी। एक दोस्त है लाहौर से, कोई वो कह रहे हैं जी इनसे ये पूछिएगा कि मोहतरम इमरान न्याजी साहब बजाय टेलीफोन सुनने से कोई प्रैक्टिकली काम करें तो क्या बेहतर नहीं था कि वो वक्त ज़ाया कर रहे हैं यहाँ लोगों का भी, और लोगों को बेवकूफ़ बनाने में अब तक मसरूफ नजर आ रहे हैं। ये जो लोग हैं अब उनकी आंखें खुल चुकी हैं, लोग उनको जान चुके हैं, अब इनकी बातों में नहीं आ सकते, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शनों में आपने देख लिया कि पीटीआई का क्या हशर हो गया है। इमरान खान साहब आप ये हरकतें करनी छोड़ दें, लोग जान चुके हैं आपको। देखें जी कितना खूबसूरत मैसेज किया जी किसी दोस्त ने रावलपिंडी से, असगर साहब ने। शेख साहब ये फरमाइएगा, आप शेख साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। सर कारोबारी तबका जो है वो इस वक्त बड़ा परेशान हाल है, कुछ कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से भी लोग परेशान हैं कुछ, और ये मोहतरम कहते हैं कि सब ओके की रिपोर्ट है, आपने घबराना नहीं है, सब ठीक हो रहा है, सब कंट्रोल में है। तो आप किस नजर से देखते हैं सर ये? जी मैं ये देखता हूँ जी, जो कारोबारी तबका है, पहली बात तो ये है कि जो छोटा कारोबारी तबका है ना जी, जिनके पास, छोटे से मुराद है कि जो तकरीबन समझे कि 100 के मुलाजम तक के लोग हैं, जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं या छोटे कारोबार हैं, आड़तें हैं, दुकानें, कपड़ों की छोटी छोटी फैक्ट्रीज, ये इस तरह से छोटी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज रिलेटेड है, वो तो बेचारे इंतहाई परेशान है जी। क्योंकि उनको एक मिसाल ये है कि उनको चीनी फैक्ट्री से उनको मिलती है, जो जहाँ शुगर मिल से मिलती है तकरीबन 105 रुपए किलो जी। अच्छा, इन चीज़ों को पर्सनली तो मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है आगा साहब को शायद पता होगा, जैसे मैंने को थोड़ा सा अपने इंट्रोड्यूस कराया कि मेरा चूंकि कारोबारी फैमिली से चल रहा है, मुझे पता है कि ये कारोबार में कैसे इधर उधर करते हैं लोग। तो जब उसको बेचारे को 105 रुपए मिलेगी तो वो बेचेगा 85 रुपए में, गवर्नमेंट उसको अगर वो 85 में नहीं बेचेगा 85 में, तो वो उसको आगे जुर्माना करेंगे। ये भी एक प्री प्लानिंग सिस्टम है कि छोटे ताजरों को परेशान करना, उनको इकोनॉमिकल टार्चर देना, क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ द जो स्मॉल बिजनेसमैन है ना, ये छोटे ताजर हैं, ये नून लीग के साथ हैं, ये मुल्क के मुहब्बे वतन हैं। अच्छा, जो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट हैं, जो बड़े बड़े बिलियनर्स इन्वेस्टर्स हैं,
वो थोड़े से इधर उधर मिक्स अप होते रहते हैं। तो अभी ये जो मिक्स अप हुए हैं, ये नैब से बचने के लिए दोस्त हमें देख रहे हैं, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, यूट्यूब का लिंक हमने स्ट्रीम यार्ड का दिया हुआ वीडियो के ऊपर, कोई भी दोस्त हमें ज्वाइन करना चाहे अपना मौकफ आकर दे सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। उस्मान यूसुफ साहब, अगर आप हमारे प्रोग्राम में आना चाहते हैं, ये लिंक हमने सेंड कर दी है, आप भी आए। और मोहतरम इमरान न्याजी साहब ने आज कौम के साथ जो बराह रास्त फोन पर बात की है, उसके हवाले से आप अपना मौकफ दे सकते हैं। जी जी शेख साहब। तो ये इमरान खान या ये हुकूमती पॉलिसी, जो मौजूदा हुकूमती पॉलिसी ये है कि ये जो बड़े बड़े माफिया गैंगस्टर हैं जिनके पास ट्रिलियंस ऑफ रुपीज हैं, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं शुगर की, आटे और इस तरह की, तो इन हुकूमत ने उनको छूट दे रखी है जी। जब उनको छूट दी है तो वो अपनी मानमानी करते हैं, वो अरबों रुपए रोजाना इकट्ठे कर रहे हैं। तो जब सब पैसा मुल्क का चंद लोगों के पास चला जाएगा इस तरीके से, तो जो छोटा ताजर है उसके पास तो कुछ भी नहीं ना होगा खाने को, वो कैसे अपनी जिंदगी को गुजरौकात करेगा। ये दो तरह से मुल्क के साथ दुश्मनी है, एक तो सियासी तरह से है ताकि वो लोग, उन लोगों को इबरत दी जाए, उन लोगों को टार्चर किया जाए जिन लोगों ने नून लीग को वोट किया था, या जो लोग मुहब्बे वतन है, जो लोग मेहनत काश हैं। ये एक तो ये है। तो दूसरा ये है कि इकोनॉमिकल तौर पर मुल्क में बेयकीनी की कैफियत पैदा करना। जी। तो मैं समझता कि ये टोटली, इसको आप अच्छे अच्छे लफाज में भी पेश कर सकते हैं। मैं तो खैर ये सीधी सीधी से आसान से तरीके से बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत प्लाने के साथ मुल्क के ये जो है ना, ये दिवालिया किया जा रहा है। छोटे ताजर को तो टोटली दिवालिया किया जा रहा है। और जो आदमी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता, जो बेबुनियाद इंस्ट्रक्शंस हैं, तो उनको भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। और उन जुर्मानों में सबसे ज्यादा आपको बताऊं कि ये गुजराला डिवीजन है, ये लाहौर डिवीजन है, ये फैसलाबाद डिवीजन है, ये रावलपिंडी डिवीजन है। ये 4-5 डिवीजन में छोटे ताजरों को बहुत ज्यादा तंग किया जा रहा है, बहुत भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। जी शेख साहब, ये मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। आगा साहब से एक सवाल ले लें। आगा साहब, ये एक दोस्त पूछ रहे हैं, लाहौर से इनका तलक है, उस्मान यूसुफ साहब, ये फरमा रहे हैं जी शहबाज शरीफ साहब एक कैंसर के पेशेंट है, मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट है, अदालतों ने उनको जो था वो जमानत दे दी थी, इजाजत दे दी थी बाहर जाने की इलाज के लिए। तो ये हुकूमत ने क्यों उनको रोका, FIA और हुकूमत की तरफ से क्यों ये जो है ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए गए और उन्हें एयरपोर्ट पर रोका गया? ये सर जरा पूछ रहे हैं आपसे जनाब उस्मान यूसुफ साहब लाहौर से। जी उस्मान यूसुफ साहब, देखिए खान साहब, आपने सुना होगा और आपने देखा भी होगा कि खान साहब जी सर जी खान साहब अपनी जो गुफ्तगू है या जो उनके खिताब होते थे, उनमें वो बड़ा फोकस करते थे रूल ऑफ लॉ में, कि रूल ऑफ लॉ जो है मैं उसको फॉलो करूंगा। लेकिन आप देखिए कि BRT में क्या हुआ, आप फॉरेन फंडिंग में देखिए क्या हुआ, आप शुगर माफिया के चक्कर में देखिए क्या हुआ, आटा चोरों के केस में क्या हुआ, अवाम को 2-3 अरब रुपए का टीका लगा, उसमें क्या हुआ। आप एक तरफ कहते हैं जी, आप एक तरफ कहते हैं कि भाई मैं हर हफ्ते जो है वो महंगाई पर आप ये फरमाते हैं मैं नोटिस लूंगा, तो देखिए हर हफ्ते 16% महंगाई बढ़ जाती है। देखिए मैं एक और बात आपको खबर शेयर करूं कि 6 लाडले वजीरों को आपने बुलेट प्रूफ जो है वो लैंड क्रूजर गाड़ियां दी हैं, और वो जो 6 लाडले हैं उनमें आप देखिए शहजाद अकबर साहब हैं, जुल्फी बुखारी साहब हैं, अली जैदी साहब हैं, शेर रशीद साहब हैं, अली मोहम्मद खान साहब हैं, और एक शबीर अली जिनका आपने नाम भी नहीं सुना, ये वजीर हौसी है। तो देखिए आप रूल ऑफ लॉ की बात करते थे, तो आपने किस चीज पे रूल ऑफ लॉ जो है उसको अप्लाई किया है? यही हाल शहबाज शरीफ साहब के साथ है कि वो नहीं चाहते, उनका शुरू से यही था, एक जाती अना है, अजाती अदावत है, वो उसी को लेके आगे चल रहे हैं। उनका एक अपना बयानिया है, वो उसी बयानिए को लेके चल रहे हैं। कभी शहबाज शरीफ साहब को खबर आ रही है कि उनको फिर पकड़ने लगे हैं। तो आप ये आखिर कब तक ये चीज जो है वो चलाते रहेंगे? इसके पीछे
सिर्फ उनकी जो मनफी सोच है वो कार फरमा है, और उसी मनफी सोच की वजह से उन्होंने उनके साथ ये जुल्म किया है। 18 माह आप देखिए कैद में रखा है, अदालत ने उनको इजाजत दी। अगर साहब अब्दुल कादर साहब ने हमें ज्वाइन किया। जी अब्दुल कादर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? बोले अब्दुल कादर साहब, बोले। जी मेरे ख्याल से वो डिस्कनेक्ट हो गया, नेट का मसला चल रहा है। जी सर, क्या फरमा रहे थे आप आगा साहब? जी तो मैं ये कह रहा था कि देखिए ये मनफी सोच है। अब तो ये देखिएगा, अब तो कोई चीज छुपी नहीं। 3 साल हो गए हैं, किस बंदे को आपने नहीं पकड़ा, किस पे आपने केस नहीं किया, कैदे तन्हाई में रखा है, कितने जुल्म किए हैं, बीबी को आपने अंदर रखा है, कोई एक चीज साबित हुई? यदि उनको कैद करने का, उनको अंदर रखने का किसी के आशियाना को, मैंने अभी पहले भी जिक्र करा था, उनके ऊपर जो बहुत सारे केसेस थे, गद्दे डाले का वो एक केस डाला हुआ था, एक आशियाना स्कीम का केस डाला हुआ था, एक वो सस्ती रोटी स्कीम का केस डाला हुआ, किसी एक में आप कोई करप्शन साबित हुई या किसी एक में अदालत ने उन्हें सजा दी? तो आप सिर्फ नैब को इस्तेमाल करके और उनको आप ये जुल्म की दास्तान जो है ये आप रकम कर रहे हैं। ये इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए ये काम है। अच्छा सर, ये जो मजम्मत तो बिल्कुल पूरी कौम इस टाइम कर रही है, लेकिन जो इमरान खान साहब अपनी खूबसूरती के मुतल्लक जो है वो अपनी गुफ्तगू, ऐसी कालें भी उनको रिसीव होती हैं जो उनसे ये पूछा जाता है कि आपकी जो स्मार्टनेस का राज क्या है, आप कौन सी क्रीम यूज करते हैं, आपकी आगा साहब आप अहले ज़ौक़ हैं, आप जरा इसमें जरा थोड़ी सी रोशनी डालें, फिर शेख साहब से बात करते हैं। जी मैं उस्मान साहब, देखिए ऐसा सवाल तो हमें जाहिर है किसी ब्यूटिशियन से ही पूछना चाहिए कि वो इसका सही जवाब दे सकते हैं, लेकिन मुझे एक लतीफा याद आ रहा है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। जनरल ज़ियाउल हक साहब का दौर था और वो पता है उनके दौर में मुल्क में बहुत से मसाइल जो है वो पैदा हुए, क्लासिकल कल्चर आया, मजहबी तापरस्ती को फरोग मिला, तो लोग भुट्टो साहब को उन्होंने फांसी पे चढ़ा दिया। तो उनके बारे में एक बड़ा मशहूर लतीफा था, तो वो किसी से कहने लगे कि लतीफा इस तरह से था कि वो भुट्टो साहब से कहने लगे कि मुझे एक दिन जनरल ज़ियाउल हक साहब आईने के सामने खड़े थे और अपना चेहरा देख रहे थे, और उन्होंने भुट्टो साहब से कहा कि मुझे लगता है कि मेरी जो आंखें हैं वो हिमा मालिनी की आंखों से मिलती जुलती है, मुशाबहत रखती है। तो भुट्टो साहब ने कहा कि गौर से देखो, तुम्हारी एक आंख दूसरी आंख से नहीं मिलती, हिमा मालिनी से कहाँ मुशाबहत रखती होगी। तो देखिए ऐसी बातें कहना कि मैं खूबसूरत हूँ, ये तो अल्लाह पाक की तरफ से अता करदा है कि कोई किसी को उसने खूबसूरती अता की है, हिकमत अता की है, दानाई अता की है। तो देखिए इनको भी खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए था कि इनकी ये ख्वाहिश पूरी हुई, इन्हें पाकिस्तान का, इस्लामी जमहूरिया का, इस्लामी मुल्क का सरबराह बनाया गया। तो ये अभी खूबसूरती और फिटनेस के चक्कर में पड़े हुए हैं। यहाँ पे गरीब जो है वो मर रहा है, लोग खुदकशियां कर रहे हैं, बेड़ा गर्क है, तलीमी निजाम तबाह हो चुका है, रेलवे तबाह हो गई है, PIA का भट्ठा बैठ गया है, आटा चीनी दवाई के लिए लोग तरस रहे हैं, खुदकशियां कर रहे हैं, खारजा पॉलिसी तबाह हो चुकी है, हायर एजुकेशन के फंड खत्म हो गए, आज दुगना उस्मान साहब महंगा हो गया, लोग 1-1 किलो चीनी के लिए मैं डस्का गया हुआ था, शदीद धूप में लोग कचहरी के पास, यहाँ पे वो सस्ता रमजान बाजार है, वहां पे लोग यूटिलिटी स्टोर में, मॉडल टाउन में लोगों की कतारें लगी हुई थी, और वो ऐसे था जैसे वोट कास्ट करने आए हो, उनके अंगूठों पर निशान लग रहे थे। और ये कोरोना, ऊपर से ये देखिए कोरोना फैल रहा है, आप देखिए। और फिर मैं ये भी बता दूं कि ऑक्सीजन का सिलेंडर, एक सिलेंडर 11 से 15,000 रुपए में फरोख्त हो रहा है, और ये कह रहे हैं कि मैं खूबसूरत लग रहा हूँ। तो देखिए खूबसूरती को छोड़िए, आप इस तरह आइए, कौम जो है वो चाहती है कि आप उनकी मदद करें, आप उनकी तरफ देखें। आप ये फजूल बातें हैं, इनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जी उस्मान जी अगर साहब ये जरा गौर फरमाइएगा, आपको नजर अगर आ रहा है तो आपके कुछ चाहने वाले हैं। जी शेख साहब, आप क्या कहेंगे? शेख साहब, जो इमरान खान साहब इसके मुताल्लिक बड़ी बातें सुनते हैं सर, अपनी खूबसूरती के मुताल्लिक। देखें जी, ये भी एक अपना लेक ऑफ द कॉन्फिडेंस की वजह से होता है। जब इंसान में खुद इत्मीदी खत्म हो जाती है
तो वो कभी ये सोचता है यार मेरे बाल गिर गए ने, मैं बाल ना लगवा लूं। अच्छा यार मेरे ना मेरा पेट बढ़ गया, मैं अपने पेट को थोड़ा सा कम ना कर लूं। यार मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज ना तेज करूं। यार मुझे कोई पसंद नहीं कर रहा आजकल, तो मैं अपने आप को थोड़ा सा वो खूबसूरत की क्रीम होती है, जो क्रीमें होती हैं, शैम्पू होती हैं, इस तरह की चीजें, ये सब चीजें किसी हद तक तो ठीक है, लेकिन जब आदमी इस एज में पहुंचता है ना, जिस एज में ये इमरान खान साहब है, तो उस एज में सिर्फ एक ही चीज क्लियर होती है, वो होती है कि इनमें खुद इत्मादी नहीं है। जब इंसान में खुद इत्मादी नहीं होती तो उसमें दो चीजें पैदा होती हैं, उसका ज़हनी लेवल जो होता है ना वो अब नॉर्मल हो जाता है जी। और मैं सब दोस्तों से गुजारिश करना चाहता हूं कि जो हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्त, वो दोबारा जो है वो इस लिंक स्ट्रीम यार्ड का हमने दिया हुआ है, उसको क्लिक करें और उसको कनेक्ट करके हमारे प्रोग्राम में आए और इमरान खान साहब जो कौम के साथ फ्रॉड कर रहे हैं अपना मौकफ उस पर आकर दे सकते हैं। जी शेख साहब। तो ये है कि अपना बाय द वे, ये अपना आगा साहब से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये माशाल्लाह प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे हैं, तो अपना आगा साहब आप ये अल्फ्राइड की किताबें पढ़ें, तो उसमें आपको ये इमरान खान साहब की ना काफी सारी सिचुएशन जो है ना वो वेरी क्लियरली यहाँ हो जाएंगी। तो जब इंसान में ये खुद इत्मादी की कमी आती है तो उसका ज़हनी लेवल जो है ना वो नॉर्मल नहीं रहता। तो जब ये ज़हनी लेवल नॉर्मल नहीं रहता तो वो कोई भी काम नॉर्मल तरीके से उसे सरंजाम नहीं दिया जाता जी। और ये इसी का ये सबूत इमरान खान साहब या इनकी हुकूमत अभी पेश कर रही है बार बार, इसलिए तो वो एक ही चूरन बेच रहे हैं, इनको नहीं छोड़ूंगा, करप्शन, NRO, क्योंकि इनके ज़हन में ये चीजें अटक गई हैं। वो जिससे पंजाबी में कहते हैं ना कि यार छड़ पर बस यदि सुई अड़ गई है कितले जी। तो बिल्कुल ऐसी है सर, बिल्कुल ऐसी है। वो सुई जब ये सुई अड़ जाती है ना जी, तो वो बंदा बार बार वही बातें करता है और उसकी वजह ये होती है कि इंसान का जो ज़हनी लेवल है वो अब नॉर्मल हो चुका होता है और अब नॉर्मल उस वक्त होता है जब उसमें कॉन्फिडेंस की कमी आती है। तो इसी तरह से ये इमरान खान साहब ने कॉन्फिडेंस की कमी आ गई तो वो कहते हैं देखो यार मैं नहीं हो गया, देखो यार मैं कितना खूबसूरत हो गया हूँ। भाई ये कौम आपकी जाती खूबसूरती के लिए आपको कौम ने इलेक्ट नहीं किया या सिलेक्ट नहीं हुए, आप हुए हैं कि आपको ये 22 करोड़ अवाम की बाग दौड़ संभालने की आपको जिम्मेदारी दी गई है। आप क़यामत के दिन रोज़े हशर में क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह पाक को कि भाई 22 करोड़ के ऊपर आपको हमने अमीर बना थे, आप चाहे वो सिलेक्टेड या इलेक्टेड व्हाटएवर, तो आप अमीर हुए थे 22 करोड़ अवाम पर, तो आपने 22 करोड़ अवाम के ऊपर आपने क्या अपनी खूबसूरती दिखाई थी, अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाई थी या आपने उनमें से लोगों की खिदमत भी की थी? क्योंकि ये खिदमत खलक का उनको ये लगाम दी गई है ना कि आपने खिदमत खलक करनी है। आपने ये तो नहीं कहना कि मैं अभी बहुत ब्यूटीफुल हो गया हूँ या मैंने 15 हज कर लिए हैं, क्योंकि उसमें जाती चीजों का तो कोई बात ही नहीं हो रही। जब ये इनके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई है 22 करोड़ अवाम की, तो ये हर चीज को क्यों जाती देते हैं इमरान साहब? इनको 22 करोड़ अवाम की फिक्र होनी चाहिए, इनको तारकीन वतन की फिक्र होनी चाहिए कि जो लोग मुल्क से बाहर हैं उनको ये कैसे फैसिलिटाइज करेंगे, उनको ये कैसे सहूलियात फराहम करेंगे, उनके मसाइल क्या हैं, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी क्या हैं। इनको तो चाहिए कि ये तारकीन वतन का और जो मुल्क में रह रहे हैं लोग उनका और मुल्क के खारजी और मुल्क के अंदरूनी मसाइल को हल करने की जिम्मेदारी दी गई है। ये तो हाँ जी, ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। आगा साहब ये फरमाइएगा, एक दोस्त है हमारे चकवाल से, उन्होंने मैसेज किया है, वो कहते हैं जी इमरान खान साहब ने अपनी गुफ्तगू में कहीं भी फलस्तीन के शहीद जो जुम्मे के दिन से लेकर अब तक जो लोगों को मारा जा रहा है इस्राएली फौज की तरफ से, उसके मतलब कोई कॉल रिसीव नहीं हुई, ना ही उन्होंने कोई उसके मतलब कोई बात की है अपनी फोन खिताब में। वैसे तो कहते हैं कि इमरान खान पूरी उम्मत मुसलमान का हीरो है, लेकिन उसकी जुबान से ये लफ्ज क्यों नहीं निकले? सर क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब आप? जी माशाल्लाह, बहुत ही उस्मान भाई बड़ा अहम सवाल है और बेहद अहमियत का हामिल है, लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर जो है वो समझा सकूं अपने भाई को
जिन्होंने सवाल का जो पूछा है। मैं आगा साहब देखिए, एक मिनट, जितने भी दोस्त हमारे साथ इस टाइम हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, सबसे गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैसेज जो है वो ज्यादा आगे जा सके। यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी करवाएं ताकि हक और सच की बात जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। जी आगा फरमाइएगा। अगर मेरे प्यारे भाई जो पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात हैं जरा उनको जहन में रखें तो उनको इसका जवाब जो है वो बआसानी मिल जाएगा। देखिए, सऊदी अरब हमारे साथ क्यों नाराज हुआ? पाकिस्तान का तुर्की और मलेशिया के साथ ब्लॉक बनाना, उस पर सऊदी अरब ने नाराजगी का इजहार किया। कश्मीर पर सऊदी अरब का मौकफ हमारे लिए सख्त नापसंदीदा था, वो उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करते थे। पाकिस्तान का ईरान के साथ ताल्लुकात, ये सारी चीजें सऊदी अरब के लिए नापसंदीदा थी। और मैं तो ये भी कहूंगा कि बल्कि थोड़ा सा और आगे जाऊंगा, 2-4 जुमले और, कि जो अर्तुगरुल ड्रामा हमारे यहाँ पे दिखाया जा रहा है तुर्की का, उसके ऊपर भी सऊदीया ने नापसंदीदगी का इजहार किया था। तो अब देखिए, इसके अलावा और थोड़ा सा आगे चले, इससे कबल पाकिस्तान कतर और यमन के खिलाफ फौजी मुहिम में किसी किस्म का भी हिस्सादार बनने से इनकार कर चुका है। लेकिन अभी पिछले चंद महीनों में पाकिस्तान ने यमनी रूसी बागियों के खिलाफ सऊदी अरब की मदद की है और वहां पे उनका जो अड्डा है उसको तबाह कर दिया है। और वो सारा क्रेडिट जो है वो जनरल रहील शरीफ साहब को भी मिल रहा है, पाकिस्तान को भी मिल रहा है। और थोड़ा सा मैं एक और एंगल से भी बात करता जाऊँ। अरब अमारात, ये कैसे मुमकिन है कि अरब अमारात जो है उन्होंने इसराइल के साथ मुआहदा किया है और उसमें सऊदी अरब की मर्जी शामिल ना हो? तो अब ये जो सारी बातें थी जो नाराजगी का बायस बनी, तो मुझे तो साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अब अपने इस मौकफ से पीछे हट गया है और वो वही कुछ करेगा जो उसे सऊदी अरब कहेगा। तो लिहाजा सिर्फ तकरीरों से और बयानात से आप फलस्तीन पर होने वाले जो मजालम है उनको आप रोक नहीं सकते हैं। तो मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है। प्रोफेसर साहब, बिल्कुल इसकी मुतलका एक और मेरे पास सवाल आया सर साहिवाल से, शायद गिल साहब हैं, वो कहते हैं जी सऊदिया और पाकिस्तान, सऊदिया ने जिस तरह पाकिस्तान को कर्जा देकर जोर लगाकर वापस ले लिया, प्रेशराइज किया, फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने चाइना से वापस लेकर कर्जा उनको वापस किया, अब दोबारा यू टर्न ले लिया, तो इसकी असल हकीकत क्या है सर? आप इसकी असल हकीकत क्या है? जी, इसकी जो मीडिया पे आ रहा है वो यही बातें हैं जो मैंने आपसे शेयर की हैं। इसकी जो बाहरीन के साथ जो बुनियादी इख्तलाफात थे वो यही थे। तुर्की, मलेशिया, ईरान और कश्मीर पर उनका जो मौक़िफ़ था, ये सऊदीया के लिए नापसंदीदा बातें थी और इसी वजह से उन्होंने वो हमसे पैसे वापस मांग लिए। लेकिन अब अरब अमारात और अमेरिका के दबाव पर जो है वो खान साहब ने सऊदी अरब का विजिट किया है और दूसरा जो रूसी जो बागी है उनका खात्मा किया गया है और उस पर सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। यानी सऊदी अरब जो चाहता था पाकिस्तान अब वही कर रहा है। लिहाजा ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान फलस्तीन के ऊपर, जैसे कि इन्होंने कश्मीर पे मौक़िफ़ दिया था और उस पर सर ब्रेकिंग न्यूज आ गई है जी, ब्रेकिंग न्यूज आ गई है सर। तमाम हमारे नाज़रीन को तमाम को मुबारक हो। सऊदी अरब कल जो है वो ईद मनाने जा रहा है। माशाल्लाह जी, ईद मुबारक। जी मुबारक हो जी। सोशल मीडिया टीवी की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। आगा साहब आपको भी ईद मुबारक। कल बरोज, आज क्या है जी? हाँ जी, कल बिल्कुल आज चांद रात जो है वो मनाई जाएगी सर। इसका मतलब है यूरोप में भी आज चांद रात है। तो हम अपनी तरफ से अपने नाज़रीन को सबको मुबारकबाद पेश करते हैं जी। जी, मेरी तरफ से भी जितने ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वहाँ पे और सारे मुसलमान भाइयों को अल्लाह पाक उनका दामन खुशियों से भर दे, अल्लाह पाक किसी का मोहताज न करे
और अल्लाह ताला उनके लिए ये ईद खुशियां लेके आए, सबको ईद मुबारक। आमीन जी, आमीन सुमा आमीन जी। अगर साहब ये फरमाइएगा कि ये कह रहे हैं, एक दोस्त साहिवाल से ही हमारे वो बार बार मैसेज कर रहे हैं, उनके सवालात बड़े लंबे लंबे हैं, मैं कैसे वो सारे पढ़ के तो करूं। अगर साहब ये वो कह रहे हैं जी, इमरान खान साहब की जो सिस्टर है हलीमा बाजी, उनकी तरफ जो है वो नैब की निगाहें क्यों नहीं जाती? हाँ देखिए ना जी जी, मैं इससे पहले भी इसके ऊपर बात हो गई कि भाई आप ये नारा लगा के आए थे कि मैं जो है वो एहतसाब करूंगा। तो भाई आप देखिए जो अलीमा बाजी के जो दुबई में मोहल्लात बने, जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनी, देखिए आप उसका जवाब क्यों नहीं देते? आप फॉरेन फंडिंग के ऊपर आप क्यों स्टे ले लेते हैं? आप देखिए, आप रियासत मदीना की बात करते हैं उस्मान भाई, देखिए हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, जिनको 5वें खलीफा कहा जाता है, वो फरमाया करते थे कि अगर दरियाए फरात के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो मेरा रब मुझे पूछेगा। तो आपसे लोग सवाल पूछते हैं, पूरी कौम आपसे पूछ रही है कि भाई आप फॉरेन फंडिंग का केस खोलें, आप अलीमा बाजी की ये जो अरबों रुपए की जो जायदादें हैं, भाई इसका सोर्स क्या है? देखिए, आप नवाज शरीफ साहब से सोर्स मांगते हैं, शरीफ फैमिली से सोर्स मांगते हैं, आप ये जहांगीर तरीन साहब देख लीजिए, 12 एकड़ का लंदन में इनका महल है, आप उनसे कोई सोर्स क्यों नहीं पूछते? आप इन लोगों से, ये जिनके नाम बाकायदा नाम आए हैं कि ये लोग करप्शन में मुलव्वस हैं, जिन्होंने कौम को अरबों खरबों रुपए के टीके लगाए हैं, आप इनका एहतसाब क्यों नहीं करते? तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है, उसमें अलीमा बाजी हो या उसमें जहांगीर तरीन साहब हो, उसमें जुल्फी बुखारी साहब हो, ये नहीं कोई भी हो, तो वो उसके सिलसिले में नैब बिल्कुल खामोश है, एहतसाब के दरवाजे बंद हैं। तो एहतसाब के दरवाजे सिर्फ और सिर्फ जो है वो शरीफ फैमिली के लिए खुले हैं, और उसकी साफ और बड़ी वाज़ेह जो वजह है वो इनकी एक जाती जो है वो अनाद है और एक जाती अदावत बना चुके हैं। बाकी जो और मैं उसमें एक और बात भी कहना चाहूंगा कि सिर्फ ये देखिए ना कि चले उस या तो हो ना कि एहतसाब सही हो रहा है, तो हम ये सुनने में आए कि भाई किसी पुलिस के डिपार्टमेंट से, किसी एजुकेशन के डिपार्टमेंट से, किसी मेडिकल के शोबे के डिपार्टमेंट से किसी और आदमी को, किसी और करप्ट किसी बंदे को पकड़ा हो, उनसे पैसे निकलवाए हो। ऐसा नहीं है, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ जो है वो नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए यूज किया जा रहा है। अच्छा जी, एक और हमारे दोस्त है, अगर साहब शेख साहब की तरफ चलते हैं, उससे पहले मैं आपसे ये जरा ले लूं सवाल। वो कह रहे हैं जी, प्रोफेसर साहब से ये भी पूछिएगा कि जहांगीर तरीन जो है, इनके मतलब बड़ी पहले दोस्ती थी और उसके बाद सामने आमने आ गए, लेकिन अब मामला फिर ठंडे हो गए हैं। इनसे दोबारा आगा साहब से ये पूछिएगा कि जहांगीर तरीन और इमरान खान का अब आगे क्या होने वाला है। सर, बात तो पहले आपने कर दी है मेरे ख्याल से, लेकिन वो बार बार मैसेज कर रही है, जरा इसमें थोड़ी सी रोशनी डाल दें। उनका मकसद ये है पूछने का कि जहांगीर तरीन जो है वो इमरान खान के साथ उसी तरह चलेगा, उसी तरह उसका हेलीकॉप्टर चलेगा, उड़ेगा, जिस तरह वो इलेक्शन मुहिम में चलता रहा और इमरान खान साहब को इधर तक पहुंचाने में चलता रहा। उनका मकसद ये है मेरे ख्याल से। उस्मान भाई, आप ही के प्रोग्राम में मौलाना अंस नूरानी साहब तशरीफ लाए थे और ये सवाल उनसे भी मेरा ख्याल है किया गया था, मैंने प्रोग्राम देखा था और उसमें उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था और मैं बड़ा मुतासर हुआ था उनकी जहानत से। उन्होंने कहा, ये मैं रोज सुनता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब के पास 40 बंदे हैं, वो 40 बंदे लेके बैठे हुए हैं, आज ये हो रहा है, कल वो हो रहा है। भाई अगर वो जहांगीर तरीन साहब के पास 40 बंदे वो लेकर बैठे हुए हैं, तो ये जरा सोचिए जहांगीर तरीन साहब किसके हैं? वो 40 बंदे तो उनके हुए, तो वो खुद किनके हैं? तो ये बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही थी कि जहांगीर तरीन साहब हो या इमरान खान साहब हो, ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ये दोनों जिनके हैं वो उन्हीं के हैं। वो जब तक चाहेंगे इनको अपने मकासद के लिए वो इस्तेमाल करेंगे और जब नहीं चाहेंगे तब ये साइल सामने आएंगे। बिल्कुल ऐसी है। शेख साहब, आप सर, हमारा रोजा भी है लेकिन हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा आधा घंटा हम और करेंगे ताकि
पूरी इमरान खान का जो है ना वो ये कार वाला सिलसिला है ना जो इसको तो पकड़ा जाए। ये एक दोस्त पूछ रहे हैं जी स्टैब्लिशमेंट और जो मौजूदा हुक्मरान है वो आपको एक पेज पर नजर आ रहे हैं। शेख साहब ये फरमाइएगा। शेख साहब शेख साहब आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर आवाज आ रही है। सर एक दोस्त है जी वो माशाल्लाह साजिद हुसैन साहब उनका नाम है जी वजीराबाद से। वो कह रहे हैं कि स्टैब्लिशमेंट और हुकूमत जो है वो एक पेज पर आपको नजर आ रही है। देखें ये एक बड़ा गहरा सवाल है और मेरे ख्याल से ये आप कह भी सकते हैं कि वो एक पेज पर नहीं है जी, और आप ये भी कह सकते हैं कि वो एक पेज पर हैं क्योंकि वो ये मफाद एक दूसरे की मफादात को कवर करने के लिए आए हैं। ये कोई सियासी तौर पर तो ये हुकूमत नहीं है, ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है जी। तो जब ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है तो उसका मतलब ये होता है कि ये कैटेगरी बी में है। तो जब ये कैटेगरी बी में है और कैटेगरी ए जो है ये एक दूसरे को मफाद को कवर करने के लिए कभी कभी एक पेज पर होते हैं और कभी कभी ये एक पेज पर नहीं होते जी। क्योंकि अगर वो एक ही पेज पर चलते रहेंगे तो भी मुल्क में ये सियासी इंतशार या सियासी खदशात को कन्फर्म होने का है और अगर वो एक पेज पर हैं तो भी तो इस तरह से वो अपनी जो है ना वो वेतरा जो होता है ना ये अपना तरीका वारदात ये बदलते रहते हैं और ये तरीकाकार बदलते इन्होंने 3 साल कौम को और मुल्क को दिवालिये की तरफ पहुंचा दिया है। जी बिल्कुल ऐसी है शेख साहब, दिवालिये की तरफ पहुंचा दिया है। लेकिन बड़े मुतमिन है वो तो कहते हैं जी हमने मुल्क को ठीक कर दिया। क्यों नहीं जी, मुल्क उन्होंने क्या किया है? कभी कभी तो वो ये कहते हैं और ये भी बताऊं कि ये हुकूमती मजाक की और इनके एक पेज और 2 पेज पर आने जाने की एक और भी आपको मैं इन्नत देता हूँ कि ये कभी कभी ये एक हुकूमती मजाक की बात ये है कि हुकूमत अपने सियासी मुखालफिन से मिलना भी चाहती है लेकिन कभी कभी कहते हैं कि हम अपोजिशन को दावत देते हैं, हम ये करते हैं। तो ये भी एक हुकूमती मजाक है कि कभी कभी तो अपने सियासी मुखालफिन से मिलना भी चाहते हैं और फिर तमाम तर ओछे और गैर पार्लिमानी हथकंडे इस्तेमाल करके इंतकाम भी ले रही है। जी शेख साहब मैं आखिरी सवाल लेता हूँ प्रोफेसर साहब से और उसके बाद फिर आपकी तरफ आते हैं। प्रोफेसर साहब ये फरमाइएगा, एक दोस्त है ट्विटर पर उन्होंने मैसेज किया है, वो कहते हैं जी बलोचिस्तान का बहुत कम जिक्र करते हैं आप लोग पंजाबी। ये उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा है या सलाही अंदाज में कहा है, ये वो उन्हें बताओ। वो कहते हैं बलोचिस्तान के अंदर जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, जिस तरह लोगों को मारा जा रहा है, जिस तरह लोगों के साथ बर्बियत की जा रही है 73 सालों से, आप लोगों को चाहिए कि बलोचिस्तान की भी बात किया करें। भाई हमने तो 2-3 प्रोग्राम बलोचिस्तान के ऊपर किए हैं, बल्कि हमने ये भी नियत की थी कि अपने सवालात में अपने मेहमानों के साथ एक जो है वो सवाल लाजमी बलोचिस्तान के ऊपर रखा जाएगा। प्रोफेसर साहब आप क्या कहेंगे, आप किस निगाह से देखते हैं बलोचिस्तान के हालात को, बलोचिस्तान पर क्या कहेंगे आप सर? देखिए उस्मान भाई, ये बात बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। ये इसी सवाल को मैं थोड़ा सा आगे भी बढ़ाऊंगा कि जो एस्टेब्लिशमेंट है और जो हुकूमत है, ये दोनों अपने मफादात के लिए एक ही पेज पे हैं। अगर ये अवाम के मफादात के लिए एक पेज पर होते तो आप देखिए बलूचिस्तान में शरह ख्वानदगी 13% से बढ़ चुकी होती। बलूचिस्तान के 20 लाख बच्चे जो स्कूलों में नहीं जा सकते वो स्कूल चले गए होते। बलूचिस्तान के 80% प्राइमरी मिडिल स्कूलों में बैतुल खला नहीं है, वो बन चुके होते। बलूचिस्तान में 20 स्कूल ऐसे हैं जो जिनको की झोंपड़ियों में कायम है, वो झोंपड़ियों की जगह इमारतें बन चुकी होती। बलूचिस्तान में सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं, हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां पे साफ पानी पीने के लिए मुयस्सर नहीं है। बलूचिस्तान में आज भी लोग वहां से जहां से जानवर पानी पीते हैं वहां से पानी पीने पर मजबूर हैं।
बलूचिस्तान में कॉलेजेस और स्कूल जाने के लिए बच्चों को 15-15, 20-20 किलोमीटर सफर करना पड़ता है। साफ पानी की तलाश के लिए मैं देख रहा था, स्टडी कर रहा था, 10 से 20 किलोमीटर तक खवातीन रोजाना पैदल चलती हैं। बलूचिस्तान के लोगों को साफ, बलूचिस्तान में 70% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं। खुशक साली, उस्मान भाई, खुशक साली, हर साल बलूचिस्तान के लोग खुशक साली का, सैलाब का और टिड्डी दल का मुकाबला करते हैं। उनकी फसलें तबाह हो जाती हैं, उनके बागात तबाह हो जाते हैं। बलूचिस्तान के लोग आज 21वीं सदी में भी पानी के लिए बूंद बूंद को तरस रहे हैं। आप के शोबे में देखिए, आप हैरान होंगे कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ की आबादी है, 1 करोड़ 35 लाख के करीब। आप देखिए 155 एम्बुलेंसेज है पूरे बलूचिस्तान में, और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। तो भाई हमें क्या उससे कि ये एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब जो है वो एक पेज पे है, वो ये तो अपनी मफादात के लिए एक पेज पे होंगे। आप एक पेज पे हैं तो आप बलूचिस्तान की देखिए, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को देखिए, आप सिर्फ फौजी को देखिए, उसके ऊपर जो है सैकड़ों हमले हो चुके हैं, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। इस साल मेरा ख्याल है सिर्फ बलूचिस्तान में 100 के करीब दहशतगर्दी के हमले हो चुके हैं। तो देखिए आपने बलूचिस्तान में किस हवाले से, बलूचिस्तान देखिए हम अक्सर सुनते हैं कि ये जी सोना उगलने वाली सरजमीन है, मादनियात से माला माल है। या आपने उनकी तरक्की के लिए क्या किया? आपने उनकी टूरिज्म के लिए क्या किया? उसकी डेवलपमेंट के लिए क्या किया? देश आप देखिए, हैरान कुन बातें हैं जो सुनने। किसने आपको रोका हुआ है? किसने आपके हाथ रोके हुए हैं कि आप वहां पे स्कूल ना बनाएं, कॉलेजेस ना बनाएं, हॉस्पिटल्स ना बनाएं, लोगों को सेहत की सहूलियात ना दें? इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार कौन है? उधर के सरदार है, उधर के वडेरे हैं, या हुकूमत है, या फौजिया पाकिस्तान है? देखिए मैं तो इसका जिम्मेदार समझता हूँ जो वहां की हाइबर्ड हुकूमतें हैं, जिनको इन पर अवाम पर मसलत किया जाता है, बल्कि थोप दिया जाता है। ये जो नाहल हैं लोग, जो नुमाइंदे हैं, जो सिलेक्टेड हैं, जो पिछले 70 सालों से इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं। तो आप इन तमाम, आप देखिए उस्मान भाई, मैं चैलेंज करता हूं कि जितने भी MPMN वहां से मुंतखब हुए 70 सालों में, आप देखिए कि क्या उनके बैरून ममालिक और जो हमारे जो बड़े शहर हैं वहां पे उनके महल्लात नहीं है? उनके पास करोड़ों रुपयों की गाड़ियां नहीं है? क्या उनके बच्चे बैरून मुल्क तालीम हासिल नहीं कर रहे? उन लोगों ने, इन नुमाइंदों ने जो है, उन्होंने अपने मफादात के लिए काम किया है, अपने आप को मजबूत किया है, अपनी गुर्बत को दूर किया है। वो बलोच अवाम के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। मैं अल्लाह पाक की जात मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए, मुल्क के सब सूबों की खैर फरमाए। अगर साहब टाइम हमारा पूरा हो चुका है, क्योंकि अभी रोजा भी खुलना है, लगता है कल ईद होगी। तो सोशल मीडिया TV और हमारी तरफ से मुस्लिम लीग नून यूथ विंग यूरोप की तरफ से, मुस्लिम लीग नून यूरोप की तरफ से तमाम देखने वाले नाजरीन और तमाम हमारे चाहने वालों को जो एडवांस में ईद मुबारक, चांद रात भी मुबारक हो। इंशाअल्लाह ताला कल आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। लेकिन नाजरीन, इमरान खान साहब की ये जो अवाम को वो बेवकूफ़ बनाते हैं, इनकी बातों में आपने बिल्कुल नहीं आना। वो जैसे कहते हैं ना जी, वो घबराना नहीं है। अब आपने इनकी बातों में नहीं आना, ये चीज जो है अपने जेल में रखे। और जो सहाफ़ी इमरान खान साहब हैं, जिन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब का सऊदी अरब के दौरे में बड़ा ही शानदार इस्तकबाल किया गया, इससे पहले किसी भी वजीर आजम का इस तरह नहीं किया गया, वो भी पागल लफाफा बंद तितर बितर सहाफ़ी है। अगर साहब उनके मतलब भी कोई इरशाद कह दे जाती दफा, वो आपने वीडियो देखी होगी सर उनकी। इमरान खान जो सहाफ़ी है, उन्होंने फरमाया था कि इससे पहले इतनी इज्जत सऊदी अरब ने किसी को नहीं दी। देखिए ये तो हर हुकूमत जो है वो अपने साथ कुछ सहाफ़ी हज़रात को रखती है और वो जर्द सहाफ़त करते हैं, जिनका काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो डूबती हुई कश्ती है उसको किसी तरह से सहारा देना होता है। जो हकाइक हैं वो इसके बिल्कुल बरअक्स हैं।
और जो वैसे मीडिया पे आपको पता ही है कि जो कोई बात करता है, जो सहाफ़ी सच को सामने लाता है उसके ऊपर पाबंदियां हैं, चैनल्स पर पाबंदियां हैं, प्रोग्राम जो है नहीं आप कर सकते हैं। तो शेख साहब से भी ले लेते हैं मौका इस पे। शेख साहब आप क्या कहेंगे सर इमरान खान सहाफ़ी के बारे में? जी मैं ये आगा साजिद साहब की बात से एग्री करता हूँ, इन्होंने ठीक फरमाया। इसी तरह की मिलती जुलती बातें होती हैं कि सहाफ़ी की कोई बात का मकसद ये नहीं होता कि वो बिल्कुल कंफर्म्ड है या बिल्कुल ये सच बात है या हकीकत से है, क्योंकि वो अगर एक सहाफ़ी एक बात कहता है तो दूसरे दूसरी बात कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसका ये सहाफ़ी के साथ ये सिर्फ इमरान खान साहब या व्हाटएवर सिर्फ उनकी बात पर यकीन करने से आप ये नहीं कह सकते वो सब बात सच है। आप ये देखें जो गैर मुल्की या जो गैर जिनका को हमसे तल्लुक नहीं होता हमारी सियासत से, मुल्की सियासत से, पाकिस्तान की सियासत से, आप उनकी न्यूज़ देखें तो मेरा हाल है वो किसी इलाके के गवर्नर साहब वो आए थे सऊदीया के ये इमरान खान साहब का इस्तकबाल करने के लिए, और उनके साथ मैक्सिमम 5 से 6 बंदे थे हुकूमती बंदे, वो भी जो जैसे कहते हैं कि इलाके का मेयर होता है या कोई इलाके का MNA होता है या वो अपना MP वगैरह, तो इस तरह से वो सिर्फ चंद लोग थे। ये इस तरह का इस्तकबाल नहीं होता है। इस्तकबाल तो होता है कि बड़ी शान शौकत से बादशाह सलामत खुद तशरीफ लाते हैं, वली हैद खुद आते हैं, उनके बड़े बड़े वज़रा आते हैं। नवाज शरीफ साहब गए और वो आए एयरपोर्ट पर। जी 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 अगर आप देखें तो आप इस्तकबाल देखें तो आप देखें यूब खान का जो न्यूयॉर्क में हुआ था पहली बार, ये पाकिस्तान से ये गए थे, तो वो इस्तकबाल था। आप उसको इस्तकबाल कह सकते हैं कि इस्तकबाल हुआ था किसी बंदे का। या आप मियां साहब का इस्तकबाल देखें, जब ये मियां इमरान साहब आप क्या कहेंगे सर? सर आप लोगों को सबसे पहले मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ। वालेकुम सलाम। और उम्मीद है कि आप मेरी आवाज आप सब तक पहुँच रही। प्रोग्राम हमारा खत्म हो रहा है सर, 2 मिनट में आप इमरान खान साहब ने जो कौम से बराह रास्त टेलीफोन कॉल ली है उसके मतलब क्या कहेंगे सर आप? एक जो कोरोना है, अगर हम जी तो डोनेशन वो मेरे ख्याल से इमरान साहब आपका नेट जो है वो साथ नहीं दे रहा। हमारा टाइम भी खत्म हो गया है, हमारे 1.5 घंटे से हमारा प्रोग्राम चल रहा है। लाइव ट्रांसमिशन सी हमारी थी। इमरान खान साहब ने जो आज लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए टेलीविजन पर आए हैं, उसी हवाले से हमारा साथ दिया है। आज के प्रोग्राम को 4 चांद लगाए हैं। आगा साजिद साहब प्रोफेसर हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, और शेख सईद साहब स्वीडन से हमारे मुमताज़ बिजनेसमैन हैं, यूरोप के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने दिया है। इमरान साहब आपका भी शुक्रिया। फिर किसी दिन प्रोग्राम करते रहेंगे, ऐसे अवाम को भी साथ लेते रहेंगे। आपका भी शुक्रिया। आगा साहब दोबारा आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और शेख साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन आपने घबराना नहीं, लेकिन इस चीज़ से नहीं घबराना कि आप इमरान खान की बातों में नहीं आना, बाकी सब अच्छा है, अच्छे की रिपोर्ट है। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए, अल्लाह ताला पाकिस्तान के सब अवाम की खैर फरमाए। कोरोना बीमारी से सबको जो है वो पीछे छूटे, अवाम जो है खुशियाँ मनाए, खुश रहें। आप सबको एडवांस में ईद मुबारक, चांद रात मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। आमीन आमीन।